सभी को जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियो में आप देखेंगे कि पाकिस्तानी पत्रकार मुजफ्फर चौधरी के तीखे सवालों का दमदार और बेबाक अंदाज से जवाब देंगी भारत की शेरनी और सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील नाज़िर आई खान। तो ये वीडियो काफी जबरदस्त होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट इंपॉर्टेंट और दमदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। अभी भी आपकी तबीयत काफ़ी ख़राब है और हमने लाइव आपके साथ सेशन करना था, लेकिन आपकी तबीयत की ख़राबी की वजह से ना हो सका। तो हम आपकी सेहत के लिए दुआ गो हैं। उम्मीद करते हैं हमारे तमाम जो देखने वाले हैं वो भी आपके लिए परेशान होंगे, फ़िक्रमंद होंगे। तो हमारी उम्मीद है हमें कि आप जल्दी जो है वो रिकवर करेंगी। अच्छा, आज जो टॉपिक है बड़ा अहम टॉपिक है। जब हम कोई भी वीडियो बनाते हैं तो उसके अंदर कुछ सवालात पाकिस्तानी मुसलमानों के और इंडियन मुस्लिम के होते हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पाकिस्तानी मीडिया यहाँ पर हाईलाइट करता। उसको एक हमने कंबाइन करके कुछ सवालात मैंने तैयार किए हैं, और हो सकता है कि भाई ये सवाल कुछ चुभते हुए हों, और आपको अगर कोई मेरी बात बुरी लगे या कुछ मेरे सवालात बुरे लगे तो मैं एडवांस में माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन ये सवाल ये समझें कि पाकिस्तानी मुसलमान, इंडियन मुसलमान और पाकिस्तानी मीडिया को लेकर मैंने ये तरतीब दी है। एक तो पहला सवाल ये है कि मुसलमानों की तादाद तकरीबन 15% है वहाँ पर, और उस हिसाब से अगर देखा जाए तो इस वक्त भारत की जो तरक्की है, भारत की जो डेवलपमेंट है, उसमें जो अभी भी कुछ प्रॉब्लम तो होंगे, ज़ाहिर है कोई भी कंट्री जब तरक्की करता है उसके अंदर प्रॉब्लम होते हैं। तो मुसलमान जो लीडर हैं, मुसलमान जो रहनुमा हैं वहाँ के, उनका इसके अंदर क्या रोल है, क्या किरदार है भारत की तरक्की में? पहले तो ये मैं आपसे जानना चाहूँगा। सबसे पहले मैं आपके व्यूअर्स को और आपको मुजफ्फर भाई बताना चाहती हूँ कि मैं भारतीय जनता पार्टी की योद्धा हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूँ और संविधान मैंने बहुत खूबसूरत तरीके से डीप डाउन जा करके डेप्थ में पढ़ा है। तो चुभते सवाल हो, नफरती सवाल हो, मोहब्बत भरे सवाल हो, नफरत भरे सवाल हो, सबका जवाब हमारे पास रखना पड़ता है। ठीक है, जैसे डॉक्टर एस जयशंकर एससीओ की समिट में जब वो पाकिस्तान पहुंचे तो उन्होंने इंडियन हाई कमीशन में जाकर के पेड़ लगाया, एक माँ पेड़ के नाम, एक पेड़ माँ के नाम, जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में उनके आदेश पर जो जो करना था वो उन्होंने किया। और अलगाववाद, कट्टरवाद, आतंकवाद पर उन्होंने अपनी बातें रखी। हालांकि पाकिस्तान ने उस 4 बजे के 16 तारीख के 4 बजे के स्टेटमेंट को म्यूट किया और बाद में ब्लैकआउट किया, लेकिन पूरी दुनिया ने उस स्टेटमेंट को दिखाया। तो हमें छाती चौड़ी कर करके अपनी बात को रखने का तौर भी है और तरीका भी है। आपने बहुत खूबसूरत सवाल आज मुझसे पूछा है, बहुत खूबसूरत, कि भारत के डेवलपमेंट में और भारत की राजनीति में मुसलमान जितने भी नेता हैं उनका कितना सपोर्ट है और उनका क्या काम है। तो मैं आपको बताती चलूं कि जो अकबर का काम था, जो औरंगजेब का काम था, जो शाहजहां का काम था, जो मोहम्मद गौरी का काम था, जो रजाकार की फौज का काम था, वही काम आज भारत में बैठे मुसलमान नेताओं का है। भारत में बैठे मुसलमान नेता कभी भी इम्प्रूवमेंट पर वोट नहीं करते हैं और ना करवाते हैं। भारत में बैठे मुसलमान नेता और मुसलमान लोग जो 25 करोड़ से ज्यादा की आबादी में है, उसमें से 22 करोड़ मुसलमान कभी भी डेवलपमेंट, एजुकेशन, इकोनॉमिकल पावर, आईआईटी, एम्स, हॉस्पिटल, हाईवे, विदेश मुल्कों से हमारा बहुत खूबसूरत रिश्ता, हमारा डिफेंस, हमारी मिलिट्री, हमारी आर्मी, हमारे किसान, हमारा खेत, हमारा अनाज, हमारा हमारा सेमीकंडक्टर योजना, हजारों से ज्यादा हमारे भारत के प्रधानमंत्री का योजना, इन सब चीजों पर वो वोट नहीं करते हैं और ना ही मुसलमान नेता इन सब चीजों पर वोट करवाते हैं। वो वोट करते किस पर है मुसलमान 22 करोड़, और मुसलमान वोट करवाते किस पर है, ये मैं अब आपको डिटेल बताऊंगी। मदरसा को मत छुओ, मदरसे में अगर रेप हो रहा है तो कुछ मत बोलो, मुसलमान अगर रेप कर रहे हैं तो कुछ नहीं बोलोगे, मदरसे के अंदर अगर जाली नोट छपाई हो रहा है तो कुछ नहीं बोलोगे,
मुसलमान अगर बांग्लादेशी जमात इस्लामी और पाकिस्तान की फंडिंग पर गला रेत रहे हैं तो कुछ नहीं बोलोगे। अगर मुसलमान लौंडे गाड़ी में पकड़ पकड़ करके क्रिश्चियन लड़की को रेप कर रहे हैं तो कुछ नहीं बोलोगे। अगर घुसपैठिया घुस रहे हैं भारत में तो कुछ नहीं बोलोगे। अगर इटली की कोई नेता आकर के, इटली का की कोई औरत आकर के भारत में बहुत बड़ी नेत्री बनने की कोशिश कर रही है तो कुछ नहीं बोलोगे। अगर राहुल गांधी विदेश जाकर के भारत की बुराई कर रहे हैं तो कुछ नहीं बोलोगे। असदुद्दीन अवैसी अगर रजाकार के फौज का आखिरी चश्मो चिराग, अगर वो यहाँ पर वही पाकिस्तान के रजाकार का काम पूरा करने की कोशिश में लगा है तो कुछ नहीं बोलोगे। अजमल साहब आसाम से बैठे बैठे भारत के लोकतंत्र के मंदिर पार्लियामेंट को वक्फ बोर्ड का बताएंगे तो कुछ नहीं बोलोगे। मुसलमान लौंडे आपको गाली देंगे तो कुछ नहीं बोलोगे। मुसलमान लौंडे 4 साल की बच्ची का रेप करेंगे तो कुछ नहीं बोलोगे। हाफिज जी अगर मदरसे के अंदर छोटी छोटी बच्चियों को न्यूड और पॉर्न मूवी दिखाएंगे तो कुछ नहीं बोलोगे। अगर मुसलमानों को शिक्षित करने की बात करोगे तो हम तुमको वोट नहीं करेंगे। मुसलमानों को डेवलप करने की बात करोगे तो हम तुमको वोट नहीं करेंगे। मुस्लिम कम्युनिटी को रिफॉर्म करने की बात करोगे तो हम वोट नहीं करेंगे। मुसलमानों को अगर ये सिखाओगे कि एक हाथ में कुरान दूसरे हाथ में कंप्यूटर ले लो तो हम वोट नहीं करेंगे। मुसलमान बेटियों को 3 तलाक से बचाओगे तो हम वोट नहीं करेंगे। मुसलमान बेटियों को अगर हलाला का शिकार बनने से बचाओगे तो हम वोट नहीं करेंगे। मुसलमान बेटियों को अगर हिजाब से फारिग करवाओगे तो हम वोट नहीं करेंगे। मुसलमान बेटियों को अगर साइंटिस्ट बनने बोलोगे, प्रोफेसर, इंजीनियर बनने बोलोगे तो हम वोट नहीं करेंगे। मुसलमान बेटियों को अगर मसियार के नाम पर बिक्री करने से अगर रोकोगे तो हम वोट नहीं करेंगे। मुसलमान बेटियों को निकाह मुत्ता के नाम पर अगर बिस्तर का सामान बनाने से रोकोगे तो हम वोट नहीं करेंगे। मुसलमान बेटियों को अगर सर्वोच्च न्यायपालिका से डिवोर्स के बाद गुजारा भत्ता देने की बात करोगे तो हम वोट नहीं करेंगे। मुसलमान बेटियों को पंख लगवा करके अगर आकाश में उड़ने की बात बताओगे तो हम वोट नहीं करेंगे। मुसलमान बस्तियों को अगर तुम डेवलप कर दोगे, बहुत खूबसूरत बना दोगे तो हम वोट नहीं करेंगे। मुसलमान लौंडों को अगर कहोगे कि तुम अड्डाबाजी नहीं करके कुछ योजनाओं का लाभ उठाओ और तुम एक काम करने वाले व्यक्ति बन जाओ तो हम वोट नहीं करेंगे। अभी आपका गला खराब है, वरना आप मेरे ख्याल में 100 ऐसी और बातें गिनवा देती। गला खराब, दर्द होने लगा तो इस वजह से मैं 50 पे रुकी हूँ, नहीं तो मैं 150 बताती आपको। अब इसकी मैं आपको मिसालें बताती हूँ क्योंकि बिना रेफरेंस के कोई बात कंप्लीट नहीं। अब हमारे भारत में बहुत सारे इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन है। उस इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन से मुस्लिम कम्युनिटी को एक सपोर्ट सिस्टम बनता है। जैसे मैं बताऊंगी कि मेरी अम्मा जो है वो फारसी जानती हैं, वो उर्दू जानती हैं, वो अरबी जानती हैं, और मैं तो शायद थोड़ा सा कहीं पर फ्लो में रुकती हूँ, लेकिन वो नहीं रुकती। वो फारसी में आपसे पूरी बात कर देंगी, पूरी मतलब एकदम जैसे मैं बात कर रही हूँ वैसे वो पर्शियन में बात करती है। तो मुझे क्या फायदा हुआ कि मैंने अपनी अम्मा से एक सपोर्ट सिस्टम वो बनी। जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन मुझे लेना था मैंने स्कूल में, यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में लिया, लेकिन जो दीनी तालीम लेना था और जो फारसी, उर्दू, अरबी जो मुझे लैंग्वेज सीखना था वो मैंने अपनी अम्मा से सीख लिया। तो ये हुआ सपोर्ट सिस्टम। अब उसी तरीके से जब देश में, भारत जैसे देश में जब मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन होता है तो वो भी मुसलमानों के लिए एक सपोर्ट सिस्टम बनना चाहिए। लेकिन दिल्ली के जहांगीरपुरी में राम भक्तों के ऊपर निहत्ते जो अपना शोभा यात्रा लेकर के निकल रहे थे, भगवा झंडा लेकर के निकल रहे थे, भगवान राम का जाप करते हुए निकल रहे थे और अपने उत्सव में मगन थे, उनके ऊपर एक कबाड़ी वाला अंसार, उसने अपनी पूरी टीम को लेकर के, वो कबाड़ी का काम करता था, उसने अपनी पूरी टीम को लेकर के पथराव किया, गोली बम चलवाया। और जब कबाड़ी अंसार जब अरेस्ट हुआ तो उसके लिए सर्वोच्च न्यायपालिका के वो वकील खड़े हुए, द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो भारत का है, उसमें वो खड़े हुए वकील जिसकी औकात हमारी भी नहीं है, जिसको हम भी अपने सीनियर नहीं बना सकते। शायद मुझे 2 साल चप्पल घिसना पड़ेगा कि आप प्लीज मुझे इंटर्नी रख लीजिए, प्लीज मुझे कुछ सिखा दीजिए। फिर भी वो बोलेंगे कि नहीं भाई, हम तो जजेस के बच्चे को सिखाते हैं, हम तो मजिस्ट्रेट के बच्चे को सिखाते हैं, हम तो जो चीफ जज होते हैं उनके बच्चों को सिखाते हैं। आप कौन है, आपकी क्या औकात है जो हम आपको अपने फर्म में रखेंगे। लेकिन वैसे वकील कबाड़ी अंसार के लिए खड़ा होता है, जिसको हायर करना बड़े से बड़े लोगों की
बिसात में नहीं है। और उसकी फंडिंग कौन करता है? जमायतुल उलमाए हिंद। अजमल कसम, उसके उसके केस को लड़ने के लिए फंडिंग कौन कर रहा था? जमायतुल उलमाए हिंद। अहमदाबाद में एक टेरर अटैक हुआ था जब मोदी जी का बहुत बड़ा रैली था, तो वहां पर बम गोली बारूद मुसलमानों ने गिराया था। उसमें 6 आतंकी अरेस्ट हुए थे, जिसका केस आज भी जमायतुल उलमाए हिंद लड़ रहा है। और जितने भी आतंकी एक्टिविटीज में मुसलमान लौंडे अरेस्ट होते हैं और रेप के केसेस में मुसलमान लौंडे अरेस्ट होते हैं, या इमाम और मुअज्जिन रेप के केसेस में मस्जिद से अरेस्ट होते हैं, मदरसे से अरेस्ट होते हैं, उनको बरी कराने के लिए, उनका बेल करवाने के लिए जमायतुल उलमाए हिंद फंडिंग करता है। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह नाज़िया अलाई खान का दमदार और बेबाक रिएक्शन आपको काफी पसंद आया होगा और इस डिबेट में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। और एक बार फिर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम अपनी इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियोस लाते रहे। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबरदस्त वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।